Assalamualaikum and hello friends. I am Farhan Mir, a trader, trainer, investor and a financial advisor. Welcome back to our channel. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक है मार्केट और दूसरा है अडानी। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने अपनी बॉटम लगा ली है, इसके रीजन डिस्कस करेंगे और कौन से अडानी के स्टॉक मैंने बाय किए हैं और क्यों मैंने बाय किए हैं, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी दोस्तों आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आपको हमेशा तीन ट्रेंड समझने चाहिए। एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एक होता है मीडियम टर्म ट्रेंड और एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो आपने कभी सोचा है कि मार्केट चलाता कौन है? तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट को हमेशा ग्रोथ ही चलाती है। इसका मतलब है कि अगर आपका मुल्क तरक्की करेगा, अगर आपके देश की जो कंपनियां हैं अगर उनमें ग्रोथ आएगी, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली आपकी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी ही करेगी। और पिछले कई वीडियो में हमने काफी सारे रीजन डिस्कस किए हुए कि क्यों आने वाले 20 25 30 सालों में इंडिया यहाँ से एक ब्राइट स्पॉट पे है एंड द फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ। नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद डिजिटलाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, यूथ पावर हो गया, कंजम्पशन हो गया, काफी सारी चीजें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। आपने देखा कि 2022 में हमने सबसे फास्ट ग्रो किया हुआ है और 2023 और 24 में एक्सपेक्टेशन यही है कि वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है वो हमारा बहुत ही स्ट्रांग है और बिल्कुल इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म में आप समझिए कि स्टॉक मार्केट को सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी चलाती है। मतलब अगर मार्केट में पैसा आएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। अब सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए कि इस मार्केट में कितना पैसा आ रहा है। हर महीने अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में सिप, जो म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं, उसके रूट से आ रहा है। और अगर आप उसके अलावा भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग खुद से पैसा लगाते हैं, बहुत सारे पीएमएस के थ्रू लगाते हैं, अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो करीब करीब 23 से 24,000 करोड़ रुपया हर महीने इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है। इसका मतलब है अगर आप 20-22 दिन का भी कारोबार, 22 दिन का भी कारोबार आप पकड़ते हो, इसका मतलब है रोज 1,000 करोड़ की बाइंग तो ऐसे ही इंडियन डीआईएस की तरफ से, जो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर है, उनकी तरफ से स्टॉक मार्केट में आ रही है। तो कल को अगर एफआईएस मार्केट में बेचते भी हैं तो आप समझिए कि रोज अगर ये 1,000 करोड़ भी बेचते हैं तो भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास उतनी बाइंग यहां से आ रही है। और जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि अल्टीमेटली एक दिन ये एफआईएस को वापस इंडिया में आना ही पड़ेगा, बिकॉज इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। उनके ग्रोथ, उनके देश में तो ग्रोथ नहीं है, रिसेशन की बात हो रही है, हमारे पास ग्रोथ है, तो अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो कम। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आप समझिए इतना बड़ा पैसा इस मार्केट में आ रहा है, मतलब बेसिकली लिक्विडिटी बहुत ही स्ट्रांग है। आप समझिए कि बेसिकली इट्स मीडियम टर्म में इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। कितनी ज्यादा डिमांड है, बस वही गेम यहाँ पे है। अब देखिए निफ्टी में तो हमेशा से 50 कंपनियां ही हैं। अब 50 कंपनियां और आप समझिए कि इन्वेस्टर कितना बढ़ रहे हैं। हर महीना जो पैसा आ रहा है अल्टीमेटली इन्हीं 50 कंपनियों में जाना है। तो जब इन्हीं 50 कंपनियों में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकी डिमांड बढ़ेगी, स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो मीडियम टर्म में स्टॉक मार्केट को समझिए कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ही चलाती है। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में दो चीजें होती है, एक तो होता है न्यूज फ्लोस और दूसरा होता है सेंटिमेंट। अब अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे, हमेशा आपको नई चीज आइडेंटिफाई करना है कि एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी कौन सी चीज है जो स्टॉक मार्केट को चला रही है। कभी ऐसा होता है कि कभी कोविड की वजह से मार्केट चलती है, कभी रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से चलती है, कभी क्रूड ऑयल की वजह से चलती है। बट आजकल अगर आप देखोगे तो आजकल जो मार्केट चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट चल रही है। अब आप देखेंगे कि मंडे और ट्यूसडे के दिन जो यूएस की मार्केट है डाउ जोन्स, उसमें बहुत बड़ी करेक्शन आई थी। उसका रीजन ये था कि जो फेड के चेयरमैन है, एक तो ये फेड में इतने सारे मेंबर्स है, इतने सारे चेयरमैन, इतने सारे प्रेसिडेंट है, कभी कोई भी कुछ भी आके बोल देता है। थोड़ी सी मार्केट सुधर जाती है, कुछ निगेटिव बोल देते हैं, मार्केट गिर जाती है, थोड़ी मार्केट गिर जाती है, पॉजिटिव बोल देते हैं, फिर मार्केट ऊपर बढ़ जाती है। इतनी बातें ये लोग बदलते हैं ना कि इतना तो मतलब बेसिकली शायद हमारे नॉर्मल नेता, जो गली नुक्कड़ के नेता लोग भी नहीं बदलते। बट खैर जो भी है, मंडे के दिन उन्होंने ऐसा बताया कि जो यूएस में है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, अब 0.5% तक के बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से मंडे और ट्यूसडे को मार्केट गिर गई यूएस की। और वेडनेसडे के दिन एक ऐसी न्यूज आई कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 0.25% ही बढ़ सकते हैं, बिकॉज महंगाई वहां पे कंट्रोल में है। इसकी वजह से आपने देखा कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट में एक उछाल आया। तो सिंपल सी कहानी है दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म में फिलहाल जो मार्केट है ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट को आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली 2020 के बाद इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूअसली बढ़ाया गया है। और जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था
कि अब एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 4.75% के आसपास आ चुका है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले 2 और रेट हाइक हो सकते हैं 0.25% के। इसका मतलब है यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो करीब करीब 5.25% के आसपास ये सेटल हो सकता है। और स्टॉक मार्केट हमेशा आपको पता है कि 4 से 6 महीने चीजें को एडवांस में प्रेडिक्ट करके चलता है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये मानूं कि यहां से 2 या 3 और रेट हाइक होंगे और उसके बाद यूएस का मार्केट स्टेबल हो जाएगा, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी मार्केट ने भी अपना नीचे का काम कर दिया। क्योंकि आप समझिए कि 4 से 6 महीने में तो वहां पे इंटरेस्ट रेट सेटल हो जाएंगे। अब जब वो सेटल हो जाएंगे तो बेसिकली यहां हमारी बॉटम लग चुकी है और यहां से हम ऊपर जाने को तैयार है। अब यहां पे जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किए थे कि 3 केसेस पॉसिबल है मार्केट में। एक तो है कि मार्केट यहां से सीधा सीधा ऊपर चली जाए, दूसरा केस है कि मार्केट यहां पे रेंज बाउंड हो जाए, और तीसरा केस है कि मार्केट यहां से ब्रेकडाउन कर दे। ब्रेकडाउन करने का चांसेस जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बहुत ही कम चांसेस है। बिकॉज उसका रीजन क्या है कि हम लोग ऑलरेडी जो अभी मार्केट क्लियरली सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही सब कुछ मान के चल रही है। बिकॉज बाकी देखिए ना, बाकी जो यूएस में प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम हमारे मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। बाकी हमारे पास तो ग्रोथ भी है। आईएमएफ के हिसाब से 2023 में हम 6.1% से ग्रो करेंगे, और परसों ही हमारी तरफ से आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम लोग 7% से ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ तो हमारे यहाँ फिलहाल तो कोई भी मसला नहीं है। अब अगर हम यूएस की बात करेंगे तो नीचे हम लोग इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज ऑलरेडी हम लोग 4.75% रेट हाइक पे पहुंच चुके हैं, और इतना हम लोग ऑलरेडी पचा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी एक यूएस में 1 या 2% रेट हाइक इंटरेस्ट रेट पे हम लोग हैं और हमको 4.75 तक जाना, ऐसा तो है नहीं। ऑलरेडी हम लोग पीक के आसपास पहुंच चुके हैं। तो अब जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने का चांसेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, इसका चांसेस बहुत कम है। 2 ही प्रोबेबिलिटी बची हुई है, या तो मार्केट यहां पे रेंज बाउंड कर दे या तो मार्केट ब्रेकआउट कर दे। अब अगर जैसा कि हमारा मानना है कि आने वाले 2 या मैक्सिमम 3 रेट हाइक में अगर ये यूएस का इंटरेस्ट रेट पीक कर जाएगा, तो इसका सिंपल सा मतलब है 4 से 6 महीने तो मार्केट यहां पे एडवांस में ले लेगी, और यहां से केस नंबर 1 हो जाएगा, मार्केट यहां से निकल जाएगी। अब अगर बाई चांस ये जो रेट हाइक है अगर थोड़े से और बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये यूएस वालों को तो कुछ बोलते नहीं आता, ये लोग तो इतनी बातें बदल रहे हैं। अगर थोड़ा सा और ये लोग बढ़ा लेते हैं, मतलब अगर ये रेट हाइक ये लोग थोड़ा सा और आगे खींच लेते हैं, मतलब आप समझिए कि 3, 4, 5 रेट हाइक हो जाते हैं, तो इसका ये चांस बन जाता है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड कर ले, और जिसका फिलहाल प्रोबेबिलिटी अगर आप मेरे को बोलो तो कम है। बिकॉज ऐसा लगता है कि आने वाले 2 रेट हाइक में ये इंटरेस्ट रेट पीक हो जाएंगे, इसलिए हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बॉटम बन चुकी है एंड वी आर रेडी टू ब्रेकआउट। तो ये तो हो गया न्यूज फ्लोज। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो होता है सेंटिमेंट। अब अगर आप देखिए ना, पहले तो बॉटमिंग आउट के लिए क्या सेंटिमेंट होनी चाहिए। बॉटमिंग आउट के लिए दोस्तों एकदम ना एक्सट्रीम पेसिमिज्म होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, बुल मार्केट की शुरुआत ना हमेशा निगेटिव खबरों के बीच में, एकदम मतलब खराब माहौल के बीच में यहाँ से शुरुआत होती है। पहले जब दोस्तों मुझे याद है कि 1-1.5 साल पहले मुझे ना हर रोज एक मैसेज आता था कि फरहान भाई क्या हम लोग को अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए क्या ट्रेडिंग करने के लिए, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे अपनी जॉब छोड़नी है। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ ना, मुझे रोज यही मैसेज आता है कि भाई ये मार्केट कभी ऊपर जाएगी भी कि नहीं जाएगी। मतलब लोगों में ना यहाँ पे ना बाइंग इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है, यहाँ पे कोई लेना ही नहीं चाहता। बिकॉज सबको क्या लगता है आज हम ले लेंगे तो कल इससे नीचे मिल जाएगा हमको, तो लोग यहाँ पे लेने को डर रहे हैं। लोग इतने टेंशन, रोज मैसेज आता है फरहान भाई क्या करें, बहुत टेंशन हो रही है। भाई एक बात आप समझो, मेरी बात क्लियर समझ जाओ, टेंशन तो लेना पड़ेगा। अगर आपको पैसा बनाना है तो भाई टेंशन तो लेना पड़ेगा। इतने पैसे ये जो है ना, जो सेंटीमेंट है ना, ये सेंटीमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉटमिंग आउट के पास ही होते हैं। प्लस जितनी वॉलिटिलिटी यहाँ पे हो रही है, ऊपर नीचे, कभी नीचे खुलती है, कभी ऊपर जाती है, ऊपर खुलती है, नीचे जाती है, इतनी वॉलिटिलिटी ये बताता है कि यहाँ पे एक बॉटमिंग आउट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पे अपनी बॉटम बना ली है। तो अगर मैं रिवाइज कर दूं कि मार्केट कौन चलाता है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। लॉन्ग टर्म में आप देखिए, अगर आपका देश तरक्की कर रहा है, ग्रोथ आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियम टर्म की हम बात करें तो पैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए जो मार्केट को ड्राइव करेगा, और शॉर्ट टर्म की आप बात करेंगे तो सेंटिमेंट एंड न्यूज फ्लोज, तो ये चीजें होती है जो मार्केट को चलाती है। अब जब ये कंफर्म हो चुका है कि हमारी मार्केट ने बॉटम लगा ली है, तो एक काम करते हैं कि देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पे जो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की है जो सिचुएशन है, केस नंबर 3 तो ये है कि हम लोग यहाँ से ब्रेक डाउन कर ले और सीधे के सीधे हम लोग यहाँ से नीचे जाते रहे। उसकी कंडीशन ये बन जाती है कि ये जो लो है अभी, ये है 17,250 के आसपास के लो। अगर ये लो ब्रेक हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि केस नंबर 3 हो गया, मतलब यहाँ से मार्केट सीधा 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 ब्रेक डाउन कर देगी और नीचे के लेवल दिखेंगे। और इन दैट केस अगर ऐसा होता है तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये वाले लेवल 15,200 के आसपास के अगर आपको वापस दिख जाए, तो भी मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर ये लेवल 17,250 के लेवल नीचे में टूट जाते हैं। बिकॉज
फिर ऐसा हो जाएगा ना कि कुछ मार्केट को ऐसी चीजें पता है जो शायद हमको नहीं पता है, तो वो पॉसिबिलिटी वहां पे खुल जाएगी। बिकॉज अभी तक की जो चीजें है ना, वो देख के लगता नहीं कि ये लो ब्रेक होना चाहिए। अगर लो ब्रेक होता है तो नीचे के लेवल खुल जाएंगे और जो पहला टारगेट बनेगा वो 16,800 का बनेगा और उसके बाद कुछ जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 15,200 का। बट एज ऑफ नाउ वो बोलना बहुत ज्यादा जल्दी है, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो चीज अभी यहाँ पे हो रही है। अब जो दो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की थी, एक तो हम रेंज हो सकते हैं या तो हम ब्रेकआउट कर लेंगे। अब रेंज होने के लिए, अब जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 17,350 से लेके 17,850 ये रेंज में मार्केट एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 17,350 के आसपास आपको एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन अगर इनिशिएट करनी है तो कर सकते हैं, और 17,850 के आसपास अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। सेम चीज दोस्तों मैंने की है, टेलीग्राम पे मैंने एक स्टॉक भी दिया था कि क्यों मैंने 17,350 के आसपास कौन सा स्टॉक मैंने लिया हुआ है वो भी मैंने बताया। 17,850 मतलब ये रेंज है जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग खेलना चाहिए। एक बार मार्केट 17,850 के ऊपर निकल जाती है तो जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जो 4 से 6 महीने का, साल भर का व्यू लेते हैं, उनके लिए एकदम स्मूथ राइट रेडी हो जाएगी। एज ऑफ नाउ जो फर्स्ट टारगेट अभी यहाँ पे बनता है वो है 17,850 का। अब उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम लोग डाउ जोन्स के चार्ट पे चलते हैं, और डाउ जोन्स में आप क्लियर देख सकते हो अ काइंड ऑफ एक रेंज में मार्केट फंसी हुई, एक फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है। इसका जो अपर एंड है ना, वो यहां तक के आने को मार्केट डाउ जोन्स यहां तक जा सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो डाउ जोन्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। अगर आप छोटे चार्ट में देखोगे, क्योंकि उसमें एक बहुत ही स्टिफ मूवमेंट आई हुई है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। इसका मतलब है कि डाउ जोन्स ये लेवल तक तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एक तो इसमें ये लोग बीच में गिरता पड़ता ये लेवल तक जाए। तो इसका मतलब है कि ये अगर मार्केट एक दो कैंडल अगर ये रेड बना देता है तो ये अपनी निफ्टी को भी ब्रेक लगा देगा। अब जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी भी अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो काइंड ऑफ ओवरसोल्ड है। बट ये आप देखिए इस पूरी मूवमेंट में जो फ्राइडे की मार्केट की मूवमेंट है ना, वो एक अपने आप को ना एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देती है। बिकॉज आप देखिए फ्राइडे को इतनी अच्छी मूवमेंट, मतलब ये क्लियर बता रहा था कि लोगों को डर ही नहीं है। फ्राइडे को ये मूवमेंट आप समझिए ना कि ओवर वीकेंड छुट्टी है, तो लोगों को काफी हद तक कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि यार छुट्टी उट्टी है, तो भी लोगों ने इतनी अच्छी पोजीशन कैरी की हुई है, तो अपने आप में काफी कॉन्फिडेंस की बात है। और इंडिया विक्स भी आप देखिए, फ्राइडे के दिन का इंडिया विक्स आप देखिए कि 6% डाउन है। इसका मतलब है लोगों का ये मानना है कि अब यहां से मार्केट नीचे नहीं गिरने वाली है। तो वही अगर चीज आप निफ्टी में भी देखते हैं, तो अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में भी देखें तो हम लोग जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी बता रही है कि 17,700 के आसपास ओपन हो सकते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, नेक्स्ट वीक में आपको 17,850 के लेवल तो दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट वीक में आप 17,850 के लेवल दिखेंगे। अगर ये लेवल मार्केट 17,700 के आसपास ओपन होकर सीधा सीधा ऊपर जाती है 17,850 के आसपास, तो आपको समझिए कि वहां पे एक रेजिस्टेंस इसको मिलनी है। इन दैट केस होगा क्या, मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट हो जाएगी। ऑलरेडी ओवरबॉट है, लेकिन अगर डायरेक्ट 17,850 पे तो और ऑलरेडी और थोड़ी ओवरबॉट हो जाएगी। उसके बाद मार्केट एक दो दिन वहां पे कंसोलिडेट करेगी, जो कि मैं चाहता हूं ऐसा हो। 17,700 तक मार्केट ओपन हुए मंडे के दिन और सीधा 17,850 तक जाए, मंडे के दिन जाए या तो ट्यूसडे के दिन जाए, और 17,850 के आसपास थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करे, और थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी का डे है उसमें मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, 17,850 को ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर निकल जाए। इससे क्या हो जाएगा, जो शॉर्ट पोजीशन वाले ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये सिचुएशन बनती है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, 17,700 पे ओपन होकर सीधा सीधा ऊपर चले जाए, और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, मतलब आप समझिए 17,600 के आसपास, जो लेवल के आसपास हम लोग बंद हुए उसी पे बंद हुआ ना, तो एक डिप मारने का मार्केट को चांस है। वो डिप मार्केट ये लेवल तक मार सकती है 17,550 के आसपास, और फिर वहां से मार्केट ऊपर खींच देगी। इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में एक छुट्टी भी होने वाली होली की, आपको 17,850 के लेवल दिख जाएंगे। 17,850 के आसपास थोड़ी बहुत मार्केट कंसोलिडेट करेगी मुझे ऐसा लगता है, और फिर वहां से मार्केट खींच देगी। अब दो जो पॉसिबिलिटीज हैं जैसे हमने डिस्कस किया था, एक तो ये कि 17,850 को मार्केट ब्रेकआउट करके निकल जाए, ये मेरा बेस्ट केस है जो मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए। बट अगर मार्केट वहां से घूमती है 17,850 से स्ट्रेंड लाइन के आसपास से घूमती है, तो अगेन यू कैन सी कि इसमें मार्केट थोड़ा सा वक्त बिता सकती है, जो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ तो मैं ये चाहता हूं ना कि जैसे हमने ट्रेन के एग्जांपल की बात की थी कि स्टार्टिंग में ट्रेन धीरे चलती है फिर स्पीड पकड़ती है, तो ये धीरे चलने का टाइम मेरे को लगता है हो गया। यहाँ पे काफी सारी जितनी टाइम पास होना तो हो गया। अब मैं चाहता हूं 17,850 का जो लेवल है ना एकदम फास्ट कटे, बिकॉज लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। सिंपल बात है, अगर ये मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे 17,850 के एक दो दिन रुके, 1-1.5 दिन रुके, इतना तो रुकना बनता भी है, बिकॉज वहां तक जाएगी तो मार्केट ओवरबॉट हो जाएगी। लेकिन अगर इसको इस लेवल को ब्रेकआउट करना है तो मुझे लगता है जल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 दिन 10 दिन 15 दिन मार्केट यहाँ पे रुकी हुई कंसोलिडेट करे, क्योंकि फिर समझिए ना, फिर लोग इस लेवल पे ले लेंगे, फिर मार्केट हेवी हो जाएगी, देन मार्केट को डिफिकल्ट हो जाएगा ऊपर जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में ही
यहाँ से एक ब्रेकआउट होना चाहिए 17,850 के ऊपर। हाँ, फिर उसके ऊपर जाके रुक जावे मार्केट, तब तो कोई मसला नहीं है। मार्केट नीचे नहीं रुकना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, ऐसा अभी तक तो देख के लगता है। बाकी सेम चीज है, बैंक निफ्टी तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। इसका मतलब है अगर निफ्टी को अगले वीक में ब्रेकआउट करना है तो बैंक निफ्टी तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी रुक जाए। तो कौन मदद करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो अपना पसंदीदा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक मूवमेंट करे ये लेवल के आसपास, 2500 के आसपास। तो वो हो सकता है कि मार्केट को यहां से ब्रेकआउट करने में मदद करे। अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, एक अच्छे लेवल से आप देख सकते हैं कि अच्छे लेवल से स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक बाउंस दिया हुआ है। और यही एक स्ट्रॉन्ग केस भी मेरा बनता है कि जो स्टॉक्स है ना, वो इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं ना कि उसमें बहुत ज्यादा अभी कुछ नीचे जाने की जगह बची हुई सी दिखती नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव केस बन जाता है कि यार यहां से हम लोग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो गोइंग एट हो सकता है कि एक बार 17,800 के आसपास मार्केट आ जाए और मार्केट वहां पे रुक जाए, और जो आपके जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनमें मूवमेंट आपको नेक्स्ट वीक में दिख सकती है। बिकॉज लास्ट वीक में इंडेक्स में मूवमेंट आई, हो सकता है कि पहले दूसरे दिन आपको इंडेक्स में मूवमेंट दिखे, और उसके बाद जो सेकंड फेज है ये वीक का, उसमें स्टॉक्स आपको कैचअप करते हुए दिखे। ऐसी पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट वीक के लिए बन रही है। नैस्डैक की अगर हम बात करेंगे तो नैस्डैक भी एक अच्छे लेवल के बाद एक रिट्रेसमेंट हो गई है, एंड अगेन इट्स ऊपर जाने को तैयार है। बाकी अगर यूरोपियन मार्केट में देखें, जहां पे ऑफिशियली प्रॉब्लम है, लास्ट वीक जब मैं आपके साथ आया था तो ये वाली बड़ी वाली गंदी वाली एक कैंडल बनी थी, और उसकी वजह से डाइवर्जेंस भी बने थे। ये वीक में उस पूरी कैंडल खत्म हो गई, और सेम स्टोरी पूरे यूरोपियन मार्केट में देखिए, इधर भी ऑलमोस्ट वो खत्म हो गया और इधर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो जितना इनका लास्ट वीक में जो इफेक्ट था यूरोपियन मार्केट में, सब खत्म हो गया। और उसका जो मेन रीजन है वो है आपका डॉलर। हमने जैसे लास्ट टाइम भी 2-3 हफ्ता पहले जब डॉलर 100 के आसपास था, तभी हमने एक बार डिस्कस कर लिया था कि जो डॉलर है इसको यहाँ से टूटना चाहिए, यहाँ से बढ़ना चाहिए, और 105 के लेवल के आसपास डॉलर आ सकता है। एग्जैक्टली आप देखिए कि डॉलर 105 के लेवल के आसपास से आया, और वहां पे अब डॉलर रुका हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है दो पॉसिबिलिटीज है डॉलर का, या तो ऊपर जाए तो नीचे जाए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब ये लेवल पे हम लोग थे डॉलर में तब यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहे थे। इसकी वजह से हमें लग रहा था कि डॉलर एक ऊपर जाएगा, 105 तक जाएगा, और अब 105 पे जब जा चुका है तो ओवरबॉट जोन में भी डॉलर आ चुका है, तो यहाँ से गिरना चाहिए। अब डॉलर में जो मूवमेंट आई उसकी वजह से आप देखिए कि डॉलर रुका 105 से करीब करीब 104 के आसपास आ गया। वही रीजन था कि आप देखिए कि गोल्ड ने एक रिबाउंड किया है। तो ये वो लेवल थे जब भी डॉलर 100 के आसपास था, ये लेवल में डॉलर 100 के आसपास था, तब हमने बोला था कि डॉलर 105 तक जाएगा तो गोल्ड गिरेगा, गोल्ड गिर गया। अब ये जो गोल्ड में मूवमेंट है ना, वो ये भी बता रहा है कि डॉलर अब यहाँ से वापस से थोड़ा सा वीक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में आप देख सकते हैं कि अच्छी मूवमेंट है। अब क्रूड ऑयल की बात जहाँ तक है, मैं तो ठीक है, मुझे उसमें क्रूड ऑयल में कोई ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। जैसे ऊपर में अब 90 के लेवल्स, जो आप ऊपर कैप बन गया, नीचे में आप देखेंगे तो ये जो लेवल है मतलब 75, तो बेसिकली क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में रेंज बाउंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंडिया विक्स भी आपको वही कहानी बता रहा है, डर का बिल्कुल भी माहौल बचा नहीं है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गई। ये तो हो गई दोस्तों बात मार्केट की। अब बात करते हैं अडानी के स्टॉक की। जो स्टॉक दोस्तों सबसे पहले मैंने अडानी ग्रुप में खरीदा वो था अंबुजा सीमेंट। उसके बारे में डिटेल में वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस गिरावट में जो मैंने स्टॉक खरीदा वो अभी जो सेकंड स्टॉक है वो है अडानी ग्रीन। कभी दोस्तों मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अडानी के स्टॉक भी बाय करूंगा, बिकॉज इतने ज्यादा स्टॉक वैल्यूएशन इनकी हाई हो चुकी थी ना, तो वो स्टॉक मेरे कभी रडार में थे ही नहीं। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी स्टॉक में मार पड़ने लग गई और स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए। तो मुझे अडानी ग्रीन का कुछ बिजनेस समझ आया, इसलिए मैंने उसमें बाय किया। अब अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, हिंडनबर्ग की बात करूं, या फिर किसी भी रेटिंग एजेंसी की बात करूं, किसी की भी बात करूं, सबका प्रॉब्लम दोस्तों ये है ना कि अडानी का जो बिजनेस है ना उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अडानी के जो स्टॉक्स हैं उनमें प्रॉब्लम है। मतलब जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो खेल चल रहा है ना उसमें प्रॉब्लम है। वो अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, उनके वैल्यूएशन बहुत हाई है, लोगों को ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पास बिजनेस ही नहीं है, उनके पास एसेट ही नहीं है। इसका मतलब तो ओनली प्रॉब्लम इज कि उनके पास कर्जा बहुत ज्यादा है और उनके वैल्यूएशन बहुत हाई है। अब अडानी जो अपना एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आ रहा था 3200 रुपए के आसपास, वो एफपीओ फेल हो गया बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो लोगों पे, अडानी ग्रुप पे मस्त प्रॉब्लम आ गया था कि यार ये लोग अपना कर्जा कैसे उतारेंगे। तो मैं भी यही चीज देखना चाह रहा था कि इन पे जो इतना बड़ा डेट है ये कम कैसे करेंगे। तो अगर ये डेट कर्जा उतारने के लिए अगर ये लोग और कर्जा लेते तब तो ये समझ में आता कि भाई इस ग्रुप में सच में प्रॉब्लम है या फिर ये लोग खुद ही के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। बट गौतम अडानी साहब ने या अडानी ग्रुप ने एक बहुत अच्छी चीज की कि उन्होंने क्या किया, अपना स्टेक सेल किया। राजीव जैन साहब ने 15,545 करोड़ के आसपास के अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बाय किए। इसकी वजह से अच्छा क्या हुआ, अब लोग इसको निगेटिव ले रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने अपने स्टॉक बेच दिए। एक्चुअली निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि
आप समझिए कि उनके पास अगर वो इस कर्जे को चुकाने के लिए अगर और कर्जा लेते तभी उनके लिए निगेटिव था। थोड़ा सा अपना स्टॉक इन्होंने बेच दिया, क्या फर्क पड़ता है, उनकी स्टॉक अगर होल्डिंग थोड़ी सी कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे पैसे से वो कर्जा चुका रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो वहां से मेरा एक इंटरेस्ट जग रहा था कि यार चलो कुछ तो अभी स्टॉक में देखते हैं। अन सिंपल सी बात है, जो जी के जो राजू जैन साहब हैं वो ये बोल रहे हैं कि पिछले 5 सालों से मैं देख रहा था कि अडानी के स्टॉक किस अच्छे लेवल पे मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल जाए। तो आप देख सकते हो उन्होंने कितनी बड़ी इसमें होल्डिंग खरीदी हुई है। तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने कुछ तो रिसर्च की होगी। अब इतना बड़ा आदमी अगर इतना सा पैसा डाल रहा है तो कुछ तो रिसर्च किया होगा। बाकी छोटी मोटी रिसर्च दोस्तों मैंने भी अपनी की। अब अडानी ग्रीन का जहां तक बात है, मुझे सब उनके सब ग्रुप के सब स्टॉक तो पता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आधे से ज्यादा स्टॉक तो नॉन शेयर है तो वो तो मैं ट्रैक करता ही नहीं हूँ। सिर्फ अडानी ग्रीन की अगर मैं बात करूं तो उनका जो पी था वो 100 के आसपास आ चुका था। एक टाइम पे वो पी उनका 2000 के आसपास चल रहा था, अब 100 के आसपास आ चुका था। अब इसमें क्या होता है ग्रीन के बिजनेस में, आप समझिए कि कुछ टाइम पहले एक्चुअली मैं ना अपने घर पे सोलर लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो मैंने ऐसा देख पाया कि 5 किलोवाट का सोलर है ना करीब करीब 3 लाख के आसपास बन जाता है। और अगर वो आप लगा लेते हैं तो 25 साल तक आपको फ्री बिजली मिलती है, उतनी तो लोग गारंटी देते हैं, 30-35 साल तक चल जाता है। तो जो अडानी ग्रीन का जो बिजनेस है, जो सोलर पावर है, जो विंड पावर है, ये सब बिजनेस इसी टाइप का है कि एक बार उन्होंने लगा दिया ना, उसके लिए लोग कर्जा ले रहे हैं, एक्सपांशन कर, एक बार उन्होंने लगा दिया ना तो आने वाले 20-25 सालों तक उनको उससे वो बेनिफिट पा सकते हैं। तो मुझे उनका बिजनेस मॉडल उसमें अच्छा लगा। बाकी और भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं, काफी सारी फंडामेंटल एनालिसिस भी किए, वैल्यूएशन भी किए, उतना टाइम नहीं अपने पास। तो और वही बात है कि बहुत दिन से कुछ किया नहीं था क्योंकि मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं थी, तो हाथ में कुछ हो रहा था कि भाई कुछ तो करे, कुछ खतरों के खिलाड़ी बने। बट ऑब्वियस ही बात है, इट्स नॉट एट ऑल एनी रिकमेंडेशन, बिकॉज जैसा अपर जा रहा है वैसे लोअर भी लग सकता है, तो हो तो इसमें कुछ भी सकता है। इसके लिए मैंने बाई किया, लेट्स सी क्या होता है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जब मैंने अडानी ग्रीन बाई किया था तब भी शायद बताया था, लास्ट वीक में क्या बाई किया वो भी बताया। तो काफी सारी चीजें वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूं आपको जब भी वीडियो डालूं तब तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप म्यूचुअल फंड में, शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा, 1-to-1 कन्वर्सेशन करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, एक प्लान दूंगा, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब तक आप इन्वेस्ट करेंगे थ्रू आउट दिस जर्नी आपको मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए एनरोल कीजिए और सीख समझ के इस मार्केट में काम कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।